वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई, जिसका मतलब है 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत, किशन राव कराड, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बजट से संबंधित दस्तावेजों की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही हलवा सेरेमनी की जाती है। साल 2021 और 2022 में कोविड के कारण इस रस्म को नहीं निभाया गया था। इसी जगह कोर कर्मचारियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिठाई दी गई थी। ये वो कर्मचारी हैं जो बजट के बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं और इन्हें एक तरह से नजरबंद रखा जाता है। संसद में बजट पेश करने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के संपर्क में आते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी खींचतान के दौरान एलजी बीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया है। साथ ही 10 विधायकों को भी एलजी से मुलाकात के लिए बुलाया गया था। मुलाकात शुक्रवार को शाम 4 बजे राजनिवास में होगी। गौरतलब है कि ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर सरकार और एलजी के बीच विवाद जारी है। 16 जनवरी को केजरीवाल और उनकी पार्टी के विधायकों ने एलजी से मिलने के लिए विधानसभा से राजनिवास तक मार्च निकाला था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वहां से लौटते हुए दावा किया था कि एलजी ने उनसे और उनकी सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया। 74वें रिपब्लिक डे पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान के जल्द ही 4 टुकड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, पीओके और पंजाब का भारत में विलय होगा। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में रिपब्लिक डे के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने ये बातें कही हैं। बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। कभी सनातन धर्म तो कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। जो ऐसा कर रहे हैं वे राष्ट्र विरोधी हैं। ये सब कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर किया जा रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है और अगर आज चुनाव हुए तो देश का मिजाज क्या है, किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये सब पता करने की कोशिश की है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को 284 सीटें मिलेंगी। 284 अगर आज चुनाव हो जाएं तो मिल सकती हैं बीजेपी को। कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती हैं और अन्य दलों को 191 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। इसका मतलब अगर चुनाव हुए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना सकती है, क्योंकि इस सर्वे में पार्टी को 284 सीटें मिल रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें, बीजेपी को 284 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाए, और कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो जाए। कांग्रेस को 16 सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मिल रही हैं और बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 19 सीटें कम मिल रही हैं। इस सर्वे में अगला सवाल पूछा गया देश के लोगों से कि अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है, तो 47% लोग नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 16% लोग सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। इंदिरा गांधी को 12% लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8% और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 4% लोग ही अब तक का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानते हैं। इस सर्वे को अगर आधार माने तो अब देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आजादी से लेकर अब तक, नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इस सर्वे में अगला प्रश्न यह था कि विपक्ष का सबसे बेहतर नेता कौन है। इसके जवाब में 24% लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। ममता बनर्जी को 20% लोगों ने विपक्ष का सबसे अच्छा नेता माना। राहुल गांधी को 13% और नवीन पटनायक को 5% लोग विपक्ष का बेहतर नेता मानते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी को कौन टक्कर दे सकता है, वो सूची आपके सामने है और देश के लोगों को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल, 24% लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। 20% ममता बनर्जी, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को थोड़ा धक्का लगेगा, निराशा भी होगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो देश की जनता ही कह रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की इस दौड़ में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और वो अरविंद केजरीवाल से पीछे हैं, ममता बनर्जी से भी पीछे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर जनता की राय क्या है, अब देखिए, यह बड़ा दिलचस्प होगा। इसके जवाब में 29% लोग मानते हैं कि जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का यह अच्छा फैसला है।
37% लोग मानते हैं कि यह यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। 13% लोग मानते हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की छवि में सुधार लाने के लिए हो रही है, और 9% लोग मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पर देश के लोगों की अलग अलग राय इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तो बड़ी बात यह है जो आज आपके लिए जाननी है आपको, कि जो देश के लोगों का मूड है वो ये कह रहा है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो गए तब भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार चुनाव जीत जाएगी लोकसभा का। यह बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 68 सीटें ही जीत पाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी जिस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और कांग्रेस पार्टी 68 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। अब हम आज के सबसे बड़े विश्लेषण के बारे में आपको बताते हैं। अब हम भारत के संविधान और भारत के गणतंत्र का एक विश्लेषण करेंगे जो आज 73 वर्ष का हो गया है। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, अगर उन्हें लगा कि भारत के संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो वो इसे जलाने वाले देश के पहले व्यक्ति होंगे। यानी अगर उन्हें लगा कि संविधान का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो संविधान को जला देंगे। आज के दिन संविधान की भी बहुत चर्चा हो रही है और बहुत सारे अज्ञानी लोग कूल और फैशनेबल दिखने के लिए अपना आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बिखेर रहे हैं संविधान को लेकर। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता, बहुत सारे बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते जरूर हैं, उन्हें हमारे देश के संविधान का जनक भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यह सवाल नहीं उठाया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के लगभग 1.5 साल के अंदर ही नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर के विचारों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस परेड की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। आज की गणतंत्र दिवस परेड में काफी कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, और वो सब आपको जानना चाहिए और आपको ये सारी बातें देखकर, ये तस्वीरें देखकर आज गर्व होगा। इस बार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी अंग्रेजों द्वारा दी गई तोपों से नहीं हुई, बल्कि यह सलामी इस बार स्वदेशी तोपों से दी गई, और इन तोपों को फील्ड गन कहा जाता है। इससे पहले यह सलामी ब्रिटेन में बनी 21 तोपों से दी जाती थी, जिन्हें 25 पाउंडर गन कहते थे। यानी सलामी भी जो हमारे गणतंत्र दिवस पर दी जाती थी वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तोपों से दी जाती थी। यह पहली बार ऐसा हुआ जब बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला सैनिकों ने भी आज हिस्सा लिया है। यह भी आपके लिए देखने वाली बात है। यह देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। और इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में भारत के अग्निवीर पहली बार शामिल हुए और भारतीय नौसेना के दस्ते में कुल 6 अग्निवीरों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 महिला अग्निवीर सैनिक थी। यह देखिए अग्निवीर आपके सामने, और यह महिला अग्निवीर। इसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ जब इस परेड समारोह की पहली पंक्ति में वीआईपीज की जगह उन श्रम योगियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बैठाया गया जिन्होंने कोविड के समय देश को थमने नहीं दिया, लोगों की सेवा की अपनी जान खतरे में डालकर। ये श्रम योगी वो हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन लोगों को भी आज पहली पंक्ति में बैठाया गया। यानी आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जिसमें भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर, इसके अलावा हमारी संसद भवन हमारा नया बन रहा है, और उन्हें बनाने वाले आजकल बहुत बुरी स्थिति में है। अगर ऐसी बुरी स्थिति में कभी भारत हुआ होता तो पाकिस्तान अब तक हम पर हमला कर चुका होता। पाकिस्तान ने भारत की कमजोरी का अब तक न जाने कितना फायदा उठा लिया होता, लेकिन भारत ने अभी तक पाकिस्तान की इस आर्थिक स्थिति का, पाकिस्तान के दिवालियेपन का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, और हम बल्कि आज भी मदद करने की ही कोशिश करते हैं। श्रीलंका में इतना बड़ा आर्थिक संकट हुआ, भारत ने उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि श्रीलंका की मदद की, नेपाल की भी मदद की। यह फर्क है भारत की सेना में और पाकिस्तान की सेना में। यह फर्क है भारत की सेना में और अमेरिका की सेना में, रशिया की सेना में या फिर चीन की सेना में। इसलिए भारत की जो सेना है वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत खास है, और पूरी दुनिया में आपको इस तरह की सेना
देखने को कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आज आपको भारत की सेना को भी सलाम करना चाहिए। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह संविधान शब्द और संविधान का विचार आखिर आया कहां से, क्योंकि गणतंत्र दिवस आखिरकार जब है आज, तो लोग संविधान की भी बातें कर रहे हैं। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून, यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं उसे संविधान कहते हैं। और संविधान किसी भी देश की गाइडिंग फोर्स होता है, यानी हमारा देश भी संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के रक्षक हैं हमारी संसद और हमारी अदालतें। संविधान का मूल विचार कहता है कि यह किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का एक ऐसा संग्रह है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। प्राचीन समय से लेकर मध्य युग तक दुनिया में राजतंत्र की व्यवस्था थी जिसमें संविधान का मूल विचार नहीं था, यानी इस शासन व्यवस्था में नियम और कानून तो थे लेकिन वो सबके लिए समान नहीं थे और इस तरह संविधान का मूल विचार इसमें से गायब था। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद समान नियम और कानूनों को लेकर बहस शुरू हो गई और ऐसा माना जाता है कि पहला लिखित संविधान 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और यह संविधान यूरोप के एक छोटे से देश का था जिसका नाम है सैन मैरिनो, और इस देश को दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना गणतंत्र भी माना जाता है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि संविधान का पहला परिचय अमेरिका से हुआ। वर्ष 1676 में एक प्रस्ताव के तहत जब अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली तो अमेरिका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए पहला संविधान तैयार हुआ, लेकिन इसे तब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा गया बल्कि इसे आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन का नाम दिया गया। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां थीं, इसलिए इसका विस्तार हुआ और इसके बाद वो संविधान अस्तित्व में आया जिससे बाकी पश्चिमी देशों ने प्रेरणा ली और फिर हमारे देश ने भी संविधान का यही प्रारूप अपनाया और इसी वजह से अमेरिका के संविधान को मौजूदा संवैधानिक शासन व्यवस्थाओं की नींव माना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज के दिन आपको अपने संविधान के बारे में कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का संविधान सिर्फ 7,762 शब्दों का है, ब्रिटेन का 54,408 शब्दों का, चीन का 10,960 शब्दों का और रशिया का संविधान 12,908 शब्दों का है। यानी सोचिए हमारा संविधान इनके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। दुनिया में और कोई किसी बड़े देश का संविधान 1,00,000 शब्दों का नहीं है जो कि हमारा है। अमेरिका का तो सिर्फ 7,000 शब्दों का है। अब हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। भारत का संविधान जिस व्यक्ति द्वारा लिखा गया उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और वो भारतीय सुलेख की कला में बड़े माहिर थे और पेशे से एक जाने माने कैलीग्राफर भी थे। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लिखावट बड़ी सुंदर हो, क्योंकि जब हमने एक संविधान बना लिया तो किसी से तो लिखवाना था, तो इनसे लिखवाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने के लिए स्वयं प्रेम बिहारी का चुनाव किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान दोनों की तरफ से एक एक शर्त रखी गई। नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान अंग्रेजी में इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाए और प्रेम बिहारी का कहना था कि वो ये संविधान इस शर्त पर लिखेंगे कि जब उन्हें संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाए। उन्होंने तब नेहरू से यह भी कहा कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना नाम लिखने की इजाजत चाहिए और वो सिर्फ संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखना चाहते हैं। और आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर नीचे उन्हीं का नाम प्रेम लिखा हुआ है। आज वही प्रति हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको और आसानी होगी देखने में। ये वो प्रति है। जो लाल रंग से जो हमने एक सर्कल आपको दिखाया है आपकी स्क्रीन पर, उस पर छोटा सा आप देखेंगे अगर नजर डाल के तो प्रेम लिखा हुआ है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत ने अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद अपने संविधान की रचना की, लेकिन इस संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही
लिखी गई। हम बार बार जो आपको कहते हैं कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, उसकी एक झलक आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। हमने जब अपना संविधान बनाया तो हिंदी में नहीं बनाया, अंग्रेजी में ही बनवाया। यानी प्रेम बिहारी नारायण ने भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में और इटैलिक फॉन्ट में लिखा और इस काम में उन्हें 6 महीने का समय लगा था और इस दौरान उनकी कलम की कुल मिलाकर 432 निब घिस गई थी। ये सारी निब हैं पेन की, जो संविधान लिखते लिखते उनकी घिस गई थी। तो ये जो घिसी हुई निब्स हैं उनकी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो निब हैं पेन की जिनसे संविधान हमारा लिखा गया था और ये 432 निब इसमें खर्च हुई थी। आजकल के ज़माने में जो हमारे युवा हैं वो तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि निब क्या होती है, लेकिन पहले जो फाउंटेन पेन हुआ करता था उसमें लिखने के लिए आगे ऐसी निब लगी होती थी। इसके अलावा संविधान की मूल भावना के तहत इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति को करने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने थे, लेकिन उस दिन उनसे पहले ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पर पहुंच गए और उन्होंने राष्ट्रपति से पहले हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद उन्होंने उस जगह पर अपने हस्ताक्षर किए जहां राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने थे। यानी नेहरू ने गलती से वहां हस्ताक्षर कर दिए जहां पहले राष्ट्रपति के होने थे और इसी वजह से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में पहुंचे तो उन्हें कुछ इस तरह से अपने तिरछे हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं बची थी। इसलिए उन्होंने अपना हस्ताक्षर एक तिरछा हस्ताक्षर किया और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि सबके जो हस्ताक्षर हैं वो तो सीधे हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तिरछा है। वो इसी वजह से तिरछा है क्योंकि तब जगह ही नहीं बची थी पूरा हस्ताक्षर करने की। संविधान पर दिलचस्प बात यह है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आजादी से 249 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस पूरी प्रक्रिया में 3 साल 1 महीना और 15 दिन का समय लगा था। लेकिन भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिन में ही तैयार हो गया था। आजादी के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिनमें 229 सदस्य भारत के 12 अलग अलग प्रांतों से थे और 70 सदस्य भारत की 29 रियासतों से थे। हालांकि जिस बात पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है वो ये कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा देशों से प्रेरित है और इन 10 देशों के नाम आप अपने इस नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर देख सकते हैं। ये भी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये वो 10 देश हैं जहां से हमने अपना संविधान बनाने की प्रेरणा ली है। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दुनिया का कोई ऐसा बड़ा देश नहीं छोड़ा जिसके संविधान को हमने पहले स्टडी नहीं किया और जिसके संविधान से हमने कुछ ना कुछ निकाला ना हो। तो हमने इन सारे देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ लिया, या आप ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि असल में हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। जो अच्छी चीजें इन सबके संविधानों में हमें लगी, जो जहां से अच्छी चीज मिली वो लेकर अपने संविधान में जोड़ ली। अब देखिए क्या क्या हमने लिया, किस किस से क्या लिया। अपने संविधान में हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए, केंद्र सरकार को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से उठा ली, आजादी और समानता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से ले लिया और राज्य से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, यह विचार हमने कनाडा के संविधान से ले लिया। यानी भारत का संविधान पश्चिमी देशों के संविधान से प्रेरित था और हमने सबसे बड़ी भूल, अगर आज मुझसे आप पूछें, तो यही की कि हमने अपने देश के हालात के हिसाब से, अपने देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से, अपने इतिहास के हिसाब से अपने संविधान की रचना नहीं की। हमने पश्चिमी देशों के सारे संविधान इकट्ठे किए और उन संविधानों का एक कॉपी पेस्ट बनाकर अपना एक संविधान गढ़ लिया, जबकि पश्चिम के जो देश थे, उनके जो हालात थे, उनकी जो सोच थी, वो हमसे बिल्कुल अलग थी और हमने ऐसा संविधान बना लिया जो पूरे पश्चिमी देशों से प्रेरित था, जबकि हम पश्चिमी देश ना तो थे, ना हैं, ना हमारी सोच ऐसी थी, ना हमारे लोग ऐसे थे, ना ही हमारी जरूरतें ऐसी थी। एक और उदाहरण से आप समझिए,
जब हम कोई ऐप या कोई प्रोडक्ट पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट करके अपने यहां बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा वो ऐप या हमारी वो टेक्नोलॉजी पिट जाती है। लेकिन जब हम अपने लोगों को ध्यान में रखकर अपने ही देश में कोई नया इनोवेशन करते हैं, जैसा कि हमने इस बार डिजिटल पेमेंट की इंडस्ट्री में किया, हमने जो यूपीआई को लेकर जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाई वो पूरी दुनिया में सुपरहिट हो गई। हमने कोविन बनाया, वो पूरी दुनिया में सुपरहिट हो गया। हमने जो डिजी लॉकर बनाया अपने लोगों के लिए, वो पूरी दुनिया में सुपरहिट हो गया। यानी जब हम पश्चिमी देशों के किसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट की नकल करते हैं यहां पर, तो हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने देश के लोगों पर शोध करके अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारा वो प्रोडक्ट चल जाता है। और हमारा अपने संविधान में हमने यही गलती की, यही भूल की। आज यहां हम आपसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं, जो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भारत के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही नहीं मानते थे। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो सही नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में ही सफल हो सकता है, जहां हर व्यक्ति पैसे वाला है, हर व्यक्ति अमीर है। लेकिन भारत जैसे गरीब देश में, जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जहां लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, वहां इस तरह का लोकतंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता। और डॉक्टर अंबेडकर यह भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदलेगी। यानी डॉक्टर अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि वो 73 वर्ष पहले ही समझ गए थे कि भारत इस प्रकार के लोकतंत्र से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे कि इसी के बाद हमारे देश में वीआईपी कल्चर आया, धर्म और जातियों के आधार पर लोगों को अलग अलग अधिकार मिलते चले गए और जो पूरी व्यवस्था बनी, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, चुनावों की जो व्यवस्था बनी, वो ऐसी बनी कि उसमें हमारे देश के गरीब लोगों को आज भी कुछ नहीं मिल रहा। हमारे देश में लोग आज भी वैसे ही गरीब हैं क्योंकि हमारी जरूरतें अलग थी। अगर हमें एक लोकतंत्र बनाना भी था अपने देश में, तो अपने देश के लोगों के हिसाब से, अपने समाज के लोगों के हिसाब से वो लोकतंत्र बनाना चाहिए था। लेकिन हमने किया क्या? हमने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को, पश्चिमी देशों की चुनावी प्रक्रिया को, पश्चिमी देशों के पार्लियामेंट को, पश्चिमी देशों के न्याय व्यवस्था को, सबको वहीं से कॉपी करके अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया। इसलिए आपको कभी ऐसा लगा ही नहीं होगा कि अंग्रेज चले गए, हम आजाद हैं और ये एक नया देश है। आज भी हमारे देश में अदालतें वही अंग्रेजों के स्टाइल में चलती हैं। आज भी हमारे बहुत ज्यादातर जो कानून हैं वो वही हैं जो अंग्रेज बनाकर गए हैं। आज भी हमारे देश में जो भी कानून व्यवस्था हो, चाहे हमारा संसदीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी चुनावी व्यवस्था हो, सब कुछ अंग्रेजों द्वारा दी गई है। हमने उसको इंडियनाइज नहीं किया, उसका भारतीयकरण नहीं किया। हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां बन गई, न जाने कितने नेता बड़े बड़े आ गए, सरकारें बन गई, उनके नाम पर बड़े बड़े पार्क्स बना दिए गए, बड़े बड़े मेमोरियल बना दिए गए। लेकिन अंबेडकर के मूल विचारों को हमारे देश में किसी ने समझा ही नहीं। आज मैंने ट्विटर पर बॉलीवुड के एक संगीतकार की एक तस्वीर देखी, जिसमें इस व्यक्ति ने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर छपी हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि यह सज्जन अपने ट्वीट में अपनी इस तस्वीर के साथ भारत के संविधान पर आधा अधूरा ज्ञान दे रहे थे। और आज मैंने देखा कि दिन भर लोग सोशल मीडिया पर संविधान के बारे में अपना ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, ये सब। और इन सज्जन ने यह लिखा कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान के जरिए भारत को हमेशा एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में परिभाषित किया, जबकि यह सच नहीं है। ये सब वो बातें हैं जो सुनी सुनाई बातें हैं। लोग अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर अलग अलग तस्वीरें डाल देते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि संविधान की रक्षा, जब संविधान के बारे में पता नहीं है तो रक्षा कैसे करेंगे। इसी प्रकार से सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना फैशनेबल माना जाता है, उनकी फोटो लगाने से पीछे कुछ होने वाला नहीं है। सच ये है कि जब भारत का संविधान बना तब उसमें कहीं भी सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं थे। मूल संविधान में लिखा था कि भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए और इस तरह हमारा देश एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया।
सोचिए, आज जो लोग गणतंत्र दिवस पर संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि जिस मूल संविधान की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, उस संविधान में कहीं भी सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे, बल्कि ये शब्द इंदिरा गांधी ने बाद में जोड़े। और उस वक्त भारत के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि मजाक में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। आज हमारे देश में डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करना, उनके फोटो वाली टी शर्ट पहनना, उनकी फोटो अपने कमरे में लगाना, सरकारी दफ्तरों में उनकी फोटो लगाना, बड़ी बड़ी रैलियों में नेताओं द्वारा उनको श्रद्धांजलि देना, उनकी मूर्ति पर फूल मालाएं पहनाना, ये एक फैशन बन गया है, ये एक दुकान खुल गई है। लेकिन इन लोगों को हकीकत में अंबेडकर के असली विचारों के बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता होता तो शायद ये डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करना बंद कर देते। इन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए, कुछ चीजें बताते हैं आज आपको। क्या इन लोगों को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को महात्मा नहीं मानते थे? एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गांधी जी से मिलने वाले लोग उनके भक्त के रूप में उनसे भेंट करते हैं, लेकिन गांधी जी को एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से वो मिलते थे, और इसीलिए वो अन्य लोगों की तुलना में गांधी जी को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने सामने गांधी जी की असलियत खुद देखी थी, और गांधी जी ने एक प्रतिद्वंदी होने के नाते अपनी असलियत अंबेडकर के सामने उजागर कर दी थी। गांधी जी के अंदर क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, यह अंबेडकर को ही पता था, क्योंकि अंबेडकर और गांधी जी के बीच कई ऐसी बैठकें हुई जहां दोनों के बीच में गहरे मतभेद थे। अंबेडकर यह भी कहते थे कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा था, इसलिए उन्हें यह समझ में आ गया था कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है, और उन्होंने महात्मा गांधी और उन्होंने महात्मा होने का चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। और अंबेडकर ने कई बार गांधी पर डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप लगाए हैं। अंबेडकर ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि महात्मा गांधी जो अलग अलग तरह के अखबार निकालते हैं, वो अंग्रेजी में भी अखबार निकालते हैं, हिंदी में भी अखबार निकालते हैं, गुजराती भाषा में भी अखबार निकालते हैं, लेकिन हर भाषा के अखबार में उनके विचार बदलते चले जाते हैं। वो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का अखबार पढ़ते हैं तो वहां पर वो प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। वो जानते हैं कि जो गुजराती भाषा में या जो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार निकलेगा उसमें वो अपनी अलग छवि बनाकर रखते थे। हिंदी अखबारों में उनके विचार अलग तरह के हो जाते थे। ऐसा अंबेडकर का कहना था। सोचिए, अगर आज अंबेडकर जीवित होते और ये बातें वो आज कहते, तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल उनके साथ आज कैसी राजनीति करते। तो पहली बात जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी को महात्मा नहीं मानते थे, वो गांधी को एक लीडर ही मानते थे, और कहते थे कि गांधी के अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं जो बाहर के लोगों को पता नहीं है। जो बाकी लोग उनसे मिलते हैं वो गांधी के भक्त के तौर पर मिलते हैं, और गांधी उनसे सिर्फ भक्त के तौर पर ही बात भी करते हैं। तो ये जो भक्तों की जो बात होती है ये उस जमाने से चल रही है। गांधी के भी अपने भक्त थे जो गांधी के अंदर क्या चल रहा था उसे देख नहीं पाते थे। आज हम कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इतने ही अच्छे थे तो उन्हें उनके जीवित रहते हुए और उनकी मृत्यु के 34 वर्षों तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्वयं को वर्ष 1955 में ही भारत रत्न पुरस्कार दे दिया था। उन्होंने अपने आप को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। फिर नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने भी स्वयं को वर्ष 1971 में भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को यह पुरस्कार 1990 में मरणोपरांत दिया गया, और उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। इसलिए आप खुद सोचिए, ये तमाम लोग जो आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इस पर कभी सवाल क्यों नहीं पूछते कांग्रेस पार्टी से कि आपने 1990 तक क्यों भारत रत्न नहीं दिया अंबेडकर को, और वो भी इन्होंने नहीं दिया, वीपी सिंह ने दिया। अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे। उनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्री थी, और इसीलिए शायद उस समय के कुछ नेता उनसे ईर्ष्या रखते थे। वो शानदार अंग्रेजी बोलते थे, और इनमें से एक नेता को आप सब जानते होंगे, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू कोड बिल वापस ले लिया तो अंबेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। यह बिल 1951 में पेश हुआ था। इसके तहत हिंदू धर्म में विवाह, संपत्ति के बंटवारे और महिलाओं को तलाक का अधिकार सुनिश्चित किया गया था, और उस समय बहस इस बात पर थी कि केवल हिंदू धर्म के लोगों पर ही इस तरह का कानून क्यों थोपा जा रहा है। जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो मुसलमानों के लिए ऐसा कोई कानून या बिल क्यों नहीं लाया गया। ये सारी बहस पहले आम चुनाव के समय हो रही थी, इसलिए नेहरू को लगा कि इसका असर चुनाव के नतीजों पर हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस बिल को टाल दिया, जिससे नाराज होकर अंबेडकर ने नेहरू की कैबिनेट से
कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद अंबेडकर ने भी नहीं की थी। तो पहली बात तो ये कि संविधान लागू होने के 1.5 साल के बाद ही अंबेडकर को नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था, यानी उनकी कोई इज्जत नहीं हुई नेहरू की कैबिनेट में। वर्ष 1951-52 में जब भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए तो अंबेडकर ने नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। उनकी पार्टी ने तब पहले लोकसभा चुनाव में 10 राज्यों की 35 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 14 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। इतनी बुरी तरीके से हारी। हैरानी की बात यह है कि खुद अंबेडकर बॉम्बे लोकसभा सीट से बुरी तरह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार से हारा जो बतौर सहायक एक जमाने में उन्हीं के साथ काम करते थे। सोचिए, अपने ही सहायक से चुनाव हार गए और उनका नाम था काजरोलकर। काजरोलकर को 1,38,000 वोट मिले और अंबेडकर को 1,23,000 वोट मिले, यानी हार का अंतर 14,500 वोटों का था। सोचिए, यह देश अंबेडकर को संविधान अपनाने के सिर्फ 1.5 साल के बाद ही भूल गया। इसी देश के लोगों ने, इसी देश की पार्टियों ने अंबेडकर को संविधान लागू होने के 1.5 साल के बाद ही बुरी तरह से चुनाव हरवा दिया, कैबिनेट से बाहर निकाल दिया। तब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने अंबेडकर की इस हार का बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन यही लोग आज उन्हें लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 3 और बातें आज आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था, भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम मानते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में लिखी है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन क्या अंबेडकर का नाम लेकर कूल बनने वाले हमारे देश के लोग इसके बारे में जानते हैं? अंबेडकर ने पहले दिन ही कह दिया था कि अब अगर आपने हड़ताल करना नहीं छोड़ा, अगर अब आपने चक्का जाम करना नहीं छोड़ा, अब आपने बंद बुलाने नहीं छोड़े, अगर आपने असहयोग आंदोलन अब नहीं छोड़ा तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वो कहते थे कि यह हड़ताल, यह असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ तो ठीक है, लेकिन अब किसके खिलाफ आप करेंगे? अब तो हमारा देश आजाद है, हमारे देश में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में हम ही ने अपनी सरकारों को चुना है, तो हम अपने ही द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ हड़ताल, बंद और चक्का जाम कैसे कर सकते हैं? इसे हमें यहीं बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, हड़ताल, चक्का जाम, बंद, ये सब आज भी होता है। डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उनके स्मरण करने के भी बड़े खिलाफ थे, लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में अंबेडकर की हजारों मूर्तियां बनवा दी, उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगे और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे देश के एक खास वर्ग ने और राजनीति ने अंबेडकर का बड़ा अपमान किया हर रोज और उनका दुरुपयोग किया, क्योंकि अगर वो अंबेडकर को समझते तो उन्हें उनके मूल विचारों के बारे में आज जरूर पता होता। आज आपको उनका एक यादगार भाषण सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने संविधान सभा की बैठक में दिया था। ध्यान से सुनिएगा। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. डॉक्टर अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दुनिया के बारे में जानते थे, दुनिया की व्यवस्थाओं के बारे में जानते थे, कानून के बारे में जानते थे, संविधान की रचना उन्होंने की और डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे वो इस देश के लोगों ने तुरंत उनके नई सरकार बनने के अगले साल ही उनके विचारों को भुला दिया और उन्हें भी भुला दिया। ये उनके साथ हमारे देश के लोगों ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और बाद में 1956 में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। सोचिए, और आज उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो हमारे देश में उन्हीं के नाम पर अलग अलग राजनीतिक दुकानें खुल गई, उन्हीं के नाम का इस्तेमाल होने लगा, स्लोगन बनने लगे, चुनावी नारे बनने लगे। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं
कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी वो ये भारत नहीं है, और जो उनके विचार थे वो आज उन्हीं लोगों से मेल नहीं खाते जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेकर आपसे वोट मांगते हैं। अगर उन नेताओं को भी डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार पता चल जाएं तो फिर वो शायद बहुत ही असमंजस की स्थिति में आज आ जाएंगे। अब हम कह नहीं सकते कि आज के नेताओं ने उनके विचार पढ़े नहीं हैं या जानबूझकर उन विचारों को उन्होंने फाइलों के अंदर दबा दिया और आप तक कभी आने नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सत्य कहकर गए थे, सच कहकर गए थे, और उनकी एक एक बात आज सच साबित हो रही है। एक बार कहा था, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। ये कोट उनका आज मैं खास तौर पर देश के युवाओं के लिए सुना रहा हूं।